तुम इंडिया कब आओगे विनय? आज भी उसकी आवाज़ में वही दर्द था, वही तड़प थी, वही एक बात जो हर बार इंडिया फ़ोन करने पर विनय को रागिनी की ज़ुबान से सुनने को मिलती थी। विनय ने कहा, क्या बात है? तुम्हारे पास पैसे भेज रहा हूँ ना, तुम्हें हर महीने अच्छी खासी रकम भेजता हूँ। वह कहने लगी, पैसे क्या तुम्हारी कमी पूरी कर देंगे? विनय से अभी उसके शिकवे पूरे भी नहीं हुए थे कि मीना ने बहू के हाथ से फ़ोन छीन लिया। कहने लगी, ला मुझे बात करने दे अपने बेटे से। माँ ने फ़ोन पकड़ा और विनय से बात करने लगी। रागिनी ने अपने पल्लू से अपने बहते हुए आंसू साफ किए और अपने कमरे में चली गई। मीना कहने लगी, अरे बेटा तू फिक्र ना कर, इसे तो हर बात पे रोने की आदत हो गई है। शुक्र नहीं करती कि घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मुँह से निकली हर बात पूरी होती है। कितनी नाकारी है तुम्हारी पत्नी। माँ कहने लगी, रितु के बाद अब श्रुति के लिए भी रिश्ता आने लगा है। 20 साल की हो गई है। विनय जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है। पिछले 2 साल से विनय दुबई में नौकरी कर रहा था। जब से दुबई में नौकरी लगी थी घर की हालत ठीक हुए थे, लेकिन रागिनी बहुत उदास सी हो गई थी। विनय चाहता था कि रागिनी से बात करे, उसके गिले शिकवे सुने, उसे तसल्ली दे, लेकिन मीना ऐसा मौका उसे कम ही देती थी। विनय ने गहरी सांस ली। ये उस समय की बात है जब मोबाइल आम नहीं होता था, बस टेलीफोन पर ही थोड़ी देर बात होती थी और इसी पर भी कई रुपए खर्च हो जाते थे। माँ ने अपनी ज़रूरत का रोना रोए और एक और जिम्मेदारी विनय के सर पर डालकर फ़ोन खटाक से बंद कर दिया। रागिनी जब कमरे में आई तो 1.5 साल की पीहू बेड पर बैठकर अपने खिलौनों से खेल रही थी और साथ में पापा पापा की रट लगा रही थी। अक्सर बच्चे सबसे पहले माँ कहना सीखते हैं, लेकिन पीहू ने पापा कहना सीखा। रागिनी ने बेटी को गोद में लिया, सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। विनय उसकी मौसी की नंद का बेटा था। अपने भाई की शादी में पहली बार उसने विनय को देखा था। काफ़ी हैंडसम सा था। सुंदर तो रागिनी भी बहुत थी। जब तक भाई की शादी में मेहंदी के गाने गाती रही, विनय की नज़रों के घेरे में ही रही थी। यह नहीं जानती थी कि उसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने का फैसला भी कर चुका है। दोनों का संबंध गरीब घराने से था। रिश्ता तय हुआ तो दूसरी खुशखबरी विनय को यह मिली कि उसकी दुबई में नौकरी लग गई। विनय बहुत खुश था। अपनी शादी पर भी उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, क्योंकि वह सोच चुका था कि दुबई ज़रूर जाएगा और पैसा कमाकर सारे उधार भी उतार देगा। बहनें भी जवान थीं। रागिनी जब दुल्हन बनकर आए तो सोने की अंगूठी विनय ने उसे पहनाते हुए कहा था कि पहली नज़र में ही तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दिल से यही प्रार्थना थी कि रागिनी मेरी ज़िंदगी का साथी बने। और देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं तुम्हें चाहा और पा लिया। शादी का 10 दिन तक तो रागिनी को लगा कि उससे ज़्यादा भाग्यशाली लड़की कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि विनय ने उसे बहुत प्यार दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद वह उसे बड़े प्यार से कहने लगी कि उसकी नौकरी दुबई में लग गई है। यह सुनकर रागिनी का चेहरा गुस्से से भर गया था। विनय कहने लगा, अगले महीने की 1 तारीख को मुझे दुबई के लिए रवाना होना है। यह सुनकर रागिनी की आंखों में मोटे मोटे आंसू भर गए थे। वह कहने लगी, विनय हमारी शादी को दिन ही कितने गुजरे हैं, अभी तो हम एक दूसरे को ठीक से समझ भी नहीं पाए हैं। यह क्या बात है कि 1 महीने बाद आप दुबई चले जाओगे? वह कहने लगा, तुम नहीं जानती, तुम मेरे दिल की मल्लिका हो, महारानी हो। तुम्हें आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी दूँ। किराए का घर है, महीना ख़त्म नहीं होता कि मकान मालिक मेरे सिर पर आ खड़ा हो जाता है। मेरी सैलरी में अगर किराया और बिजली का बिल निकाल दो तो महीने बड़ी मुश्किल से कटता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो रागिनी। अगर तुम थोड़ा सा धैर्य दिखा दो तो कसम से हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। बस कुछ ही साल की बात है। मैं इन कुछ सालों में इतना पैसा कमा लूँगा कि हम अपना घर बना लेंगे और उसमें हमारी ज़रूरत की हर चीज़ होगी और फिर हमें बाकी की उम्र एक साथ गुजारनी है। बस थोड़े दिन की बात है। रागिनी ने अपने आंसू साफ करते हुए अपना सर उसके कंधे पर रख लिया और कहने लगी, विनय आप कब मिलेंगे? आप मिलने तो आया करेंगे ना?
और आपकी जब छुट्टी होगी तो इंडिया तो आएँगे ना? विनय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ज़रूर आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा? यह 1 महीने तो ऐसे ही गुज़र जाएँगे, पता नहीं चला तब तक विनय के दुबई जाने का समय भी आ चुका। उस दिन तो रागिनी रोए ही जा रही थी, दिल को समझाने के बावजूद आँखों से आँसू बह ही रहे थे। आँसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विनय ने उसे बहुत तसल्लियाँ दी और इन्हीं तसल्ली को देते हुए वह दुबई जा चुका था। उस समय बस लैंडलाइन फ़ोन था, इसलिए बात सिर्फ़ 3 मिनट ही होती थी। जैसे ही रागिनी को पता चलता कि विनय का फ़ोन है, वह दौड़ी आती, लेकिन माँ की बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। कहती थी तुम्हारे बगैर तो घर खाली हो गया है, दिल ही नहीं लगता। फिर कहने लगी कि याद आया रितु के लिए रिश्ता आया है। मैंने तो फ़ौरन हामी भर दी। ज़ाहिर-सी बात है यही उम्र होती है शादी की। बस अब तो कुछ करना है तो तुम्हें ही करना है। जानते हो उन्होंने रिश्ता क्यों पक्का किया? सबको पता है कि भाई दुबई में जाकर कमाता है, तो ढेर सारा दहेज देगा। और हाँ, मैंने सुना है कि दुबई में सोना भी बड़ा अच्छा और खरा मिलता है। देखो 2 सेट मैं अपनी बेटी को ज़रूर दूँगी। रागिनी की सास के पास खड़ी इसका इंतज़ार करती थी कि कब वह फ़ोन उसे दे, लेकिन मीना की बातें ख़त्म नहीं होती थीं। इसलिए रागिनी ने झिझक कर माँ से कहा, मेरी विनय से बात करवा दीजिए। 3 मिनट की कॉल है और 2 मिनट गुज़र गए हैं। इससे पहले कि मीना कुछ और फ़रमाइश बेटे से करती, रागिनी फ़ोन पकड़ लिया। दिल बेक रहा था विनय की आवाज़ सुनने के लिए। कहने लगी, आप कैसे हैं? ठीक से पहुँच गए थे? वह कहने लगा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ तुम कैसी हो? पहला शिकवा पहले ही फ़ोन कॉल पर रागिनी ने किया था। कहने लगी आपके बगैर बहुत उदास हूँ, दिल नहीं लगता। यह बात सुनकर मीना उसे घूरने लगी थी। कहने लगी थी बड़ी बेशर्म है, सास का भी लिहाज़ नहीं। यह कहकर वह चली गई। रागिनी कहने लगी विनय मेरा तो एक दिन भी बड़ी मुश्किल से कट रहा है। मैं भला कैसे इतने महीने गुज़ारूँगी? अच्छा यह बताओ कितने महीने बाद छुट्टी देंगे? महीने बाद आने देंगे या 2 महीने बाद चक्कर लगा जाओगे आप? बड़ी बेताबी से रागिनी ने पूछा था ताकि वह दिनों का हिसाब कर सके। शायद ऐसे ही दिन जल्दी कट जाएँ। विनय कहने लगा रागिनी अभी ही तो मैं आया हूँ, नौकरी पर जाना शुरू किया है। नई नौकरी है, इतनी जल्दी अगर छुट्टी पूछूँगा तो लंबी छुट्टी करवा देंगे। बात अभी यहाँ तक पहुँची ही थी कि फ़ोन कट चुका था। रागिनी ने बड़ी उदासी से फ़ोन रख दिया। 1 महीने बड़ी मुश्किल से काटा और 1 महीने बाद ही रागिनी को चक्कर आने लगे थे। मीना कहने लगी, लो भाई शुरू हो गए दुल्हन के ड्रामे। मगर रागिनी की नंद रितु अच्छी थी। कहने लगी, माँ क्यों हर बार भाभी को ताने देती रहती हो? रागिनी को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई उसे सुनकर मीना चुप हो गई थी। सास कहने लगी बेटा तो दुबई में है, महीना नहीं गुजरा और यह नया खर्चा हो गया। मैं भी सोच रही थी कि रितु की शादी धूमधाम से करूँगी, लेकिन अब तो वो विनय अपने बच्चों के लिए ही पैसे भेजता रहेगा। रागिनी यह खबर सुनकर खुश थी। सास की बातें सुनकर चुप सी होकर रह गई। उसे विनय के फ़ोन का बेताबी से इंतज़ार था। हफ्ते में 1 बार ही वह फ़ोन करता था और उसमें भी 2 से ढाई मिनट तो उसकी माँ-बहन ही बात करती रहती। बस कुछ सेकंड की बात होती थी और इसमें भी सिर्फ़ एक ही बात करती थी कि विनय तुम कब आओगे? इस बार जब रागिनी ने बताया कि वह उम्मीद से है तो विनय का दिल भी मचल उठा था। इतना खुश था कि अपने ऑफ़िस के कलीग को मिठाई खिलाई, सबको अपनी खुशी में शामिल किया था। परदेशियों की खुशी तो ऐसे ही होती है, दोस्तों में हँसी-मज़ाक और खुशियों को मना लेते हैं। विनय ने उस दिन पूरे 3 मिनट रागिनी से बात की थी। पहले कॉल ख़त्म हुई तो उसने फ़ौरन बाद विनय से फटाफट से दूसरी कॉल की, तो मीना ने कॉल उठाई। तो उसने कहा कि माँ मेरी रागिनी से बात करवाओ। यह सुनकर मीना के माथे पर तो बल पड़ रहे थे। फ़ोन रागिनी को दिया और बड़बड़ करती हुई किचन में चली गई। रागिनी की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। पूरे 3 मिनट विनय ने उसे समझाया था कि देखो ज़्यादा ऊंची हील मत पहनना, सीढ़ियाँ कम चढ़ना और ज़्यादा मेहनत वाला काम मत करना। बल्कि इस बार मैं अपने दोस्त के अकाउंट में पैसे भेजूंगा, वह तुम्हें पैसे दे जाएगा। तुम ऐसा नौकरानी रख लेना। रागिनी अपना बहुत ख्याल रखना, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे भेजूँगा, फल ज़रूर खाना। वह कहती कि अच्छा क्या हो गया?
तुम्हें? वह कहने लगा, तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। अच्छा बात सुनो, जब मेरा बच्चा होगा ना तो मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजना। यह सुनकर रागिनी गुस्सा हो गई। कहने लगी, क्या मतलब है विनय? विनय आप नहीं आएँगे? इस बात पर विनय चुप हो गया। वह कहने लगी, आप चुप क्यों हो? क्या आप नहीं आएँगे? वह कहने लगा, कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता छुट्टी मिलेगी। वह कहने लगी, यह कैसी नौकरी है कि 2 दिन के लिए भी नहीं आ सकते? मेरा बच्चा क्या पैदा होकर अपने बाप को देखेगा भी नहीं? वह कहने लगा, मैं आकाश से कहूँगा कि वह पहुँच जाएगा। रागिनी कहने लगी, कौन आकाश? वह कहने लगा, मेरा दोस्त तुम्हें पैसे भी देगा और जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो उससे कह देना। वह कहने लगी, मैं भला किसी गैर से क्यों? कहने लगी। विनय कहने लगा, वह गैर नहीं, मेरा जिगरी यार है। मैं जानता हूँ माँ की आदत को, इसलिए तुम्हारे लिए अलग से पैसे आकाश के हाथों भेज दूँगा। बस यह, अगर कुछ खाने-पीने का दिल करे तो उसे कह देना, वह तुम्हें ला देगा। यह कहकर विनय ने फ़ोन रख दिया। कुछ दिन बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मीना कमरे में थी। रितु और छोटी बहन शादी की तैयारी में बिजी थीं। आजकल बाज़ारों के चक्कर लगाती रहती थीं। सारे पैसे विनय मीना के अकाउंट में ही भेजता था, मगर रागिनी के लिए पैसे भेजने के लिए उसे आकाश की ज़रूरत पड़ती थी। उस समय रागिनी किचन में खाना बना रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो फ़ौरन से सर पर पल्लू लिया और दरवाजे के पास गई। कहने लगी, कौन है? वह कहने लगा, मैं विनय का दोस्त आकाश हूँ। यह सुनकर रागिनी ने दरवाज़ा खोला था। नमस्ते। सामने से एक नौजवान खड़ा था। कहने लगा कि भाभी से बात हो सकती है? नज़रें झुकाए उसने पूछा था। वह कहने लगी, मैं ही रागिनी हूँ, विनय की पत्नी। आकाश कहने लगा, शुक्र है दरवाज़ा आपने खोला। उसने जेब से पैसे निकाले और रागिनी की तरफ बढ़ा दिए। कहने लगा, भाभी ये अपने पास रखना, विनय ने भेजा था। रागिनी ने पैसे रख लिए और दरवाज़ा बंद करने लगी तो वह कहने लगा, विनय ने कहा था कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वह कहने लगी कि नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रागिनी ने उस समय यह कहकर भेज दिया, लेकिन ज़रूरत तो खैर थी। लेकिन एक अजनबी से कहने में झिझक महसूस हो रही थी। प्रेगनेंसी के दौरान रागिनी को बहुत उल्टी होती थी। कोई चीज़ हजम नहीं हो रही थी। जी चाहता था कि खट्टी चीज़ें खाएँ। अपनी सास से कहती तो वह कहती, ऐसे चोचले हमें नहीं पूरे कर सकते। इस बुढ़ापे में मेरे पैर कहाँ इतने काम करते हैं। अगर मैं बाज़ार के चक्कर काटने वाली होती तो क्या बेटी के लिए दहेज लेने न चली जाऊँ? मेरी दोनों बेटियाँ बाज़ार से मुरझाई हुई आती हैं। 2 महीने बाद रितु की शादी है और वह बाज़ारों में परेशान होती फिर रही है। रितु भी आजकल रागिनी का साथ नहीं दे रही थी। एक बार शिद्दत से रागिनी का दिल फल खाने को चाह रहा था। फल की टोकरी घर में मौजूद थी, लेकिन मीना के कमरे में थी और वह अपने फलों को हाथ भी लगाने नहीं देती थी। रागिनी ने फिर भी झिझकते हुए कह दिया कि माँ, मेरा रोटी खाने का जी नहीं कर रहा है, क्या मैं यह सेब खा लूँ? लेकिन उसके सास ने फौरन टोक दिया। कहने लगी, जवान हट्टी-कट्टी होकर तुम मुझसे मांग रही हो? कुछ तो शर्म करो। डॉक्टर ने मुझे रोज़ एक फल खाने के लिए कहा है और मैं 1 किलो ही फल वाले से लेती हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूँगी और न ही मेरे पास पैसे हैं। वह चुप हो गई। आकाश जाते हुए अपना नंबर दे गया था। कहने लगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। रागिनी ने फ़ोन करके आकाश से कहा कि उसे फल खाना है। घर में इस वक्त दोनों नंदें नहीं थीं। मीना अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी, साथ में फल खाती रहती है। उस दिन आकाश आया तो रागिनी आंगन में थी। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, आकाश ने ढेर सारे फल उसके हाथ में दे दिए। रागिनी कहने लगी, कितने पैसे दूँ आकाश आपको? यह सुनकर आकाश मुस्कुराने लगा। कहने लगा, कुछ भी नहीं, यह आप रखना। वह कहने लगी, आपके पैसे तो लगे हैं ना? आकाश कहने लगा कि कोई बात नहीं, पैसे लग गए हैं तो क्या हुआ? आपने कह दिया तो समझिए पैसे पूरे हो गए। समय ऐसे ही गुजरने लगा। रागिनी को अब आदत सी हो गई थी। जब भी उसका किसी चीज़ का दिल करता तो बिना झिझक के आकाश से कह देती। बार-बार उसे पैसों का भी पूछती, लेकिन वो मना कर देता। विनय जितने पैसे भेजता था वह रागिनी को पकड़ा देता था, लेकिन वह खाने को मांगती तो वह सब चीज़ें अपने पैसे से लाकर देता था। हालाँकि उसका कोई काम
कारोबार बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी रागिनी को हर चीज़ ला देता था। फिर डिलीवरी का समय आया तो सास कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ अस्पताल में नहीं रह सकती और रितु की शादी हो गई है, श्रुति भी छोटी, वह मेरे पास ही रहेगी। रागिनी की माँ नहीं थी, बहन भी नहीं थी। वह कहने लगी, माँ मैं अकेले सब कुछ कैसे कर सकती हूँ, आप ही सोचें। वह कहने लगी, मैं क्या करूँ, अपनी भाभी को बोलो। कहने लगी, मेरे पास पैसे भी नहीं है और पैसे भी पहले बच्चे का खर्चा तो मायके वाले उठाते हैं, अपने भाई को बोलो कि वो खर्चा दे। रागिनी की भाभी वैसे भी तेज तर्रार औरत थी, वह जानती थी कि वह कभी भी अस्पताल में नहीं रुकेगी। रागिनी को ऑपरेशन के लिए बोला गया था। डॉक्टर ने मीना कहने लगी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पैसे तो रागिनी ने जमा करके रखे थे। वह सास की आदत को जानती थी और भाभी की आदत को भी, लेकिन मामला यह था कि अस्पताल में कौन रुकेगा। आखिरकार मजबूरी में उसे आकाश से कहना पड़ा। वह रोते हुए उसने कहा कि अगर आपकी कोई छोटी बहन हो तो प्लीज़ इस मौके पर मुझे बहुत ज़रूरत है उसकी। वह कहने लगा, फ़िक्र मत करें, मेरी बहन आपके पास रहेगी। जैसे ही रागिनी हॉस्पिटल गई थी, आकाश और उसकी बहन उसके पास पहुंच गए थे। सारी भाग-दौड़ हॉस्पिटल की आकाश ने संभाली और उसकी बहन ने अस्पताल में रागिनी को संभाला। जब मीना को पता चला कि पोती हुई थी तो मिलने तक नहीं आई। बहाना करने लगी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। रागिनी अपने दिल को समझा लिया था कि उसे खुद ही सब कुछ करना है। विनय की आकाश से बात हुई थी। आकाश ने उसे बताया था कि भगवान ने तुम्हें लक्ष्मी जैसी बेटी दी है। वो बहुत खुश हुआ और आकाश से कहने लगा कि मेरी बेटी का नाम ऐसा करो तुम ही रख दो। वह कहने लगा, मैं क्यों रखूं, तुम उसके बाप हो, तुम उसका नाम रखो। वह कहने लगा, यार कोई बात नहीं, तुम रख दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। आकाश ने उसका नाम पीहू रखा था। समय गुजरने लगा था। अब भी रागिनी जब भी विनय से बात करने लगी तो मीना उसे कोई ना कोई बहाना बताती और कहती कि मरम्मत करवानी है, कुछ पुराना हो गया। कभी कहती श्रुति के लिए कुछ भेजो, उसका इंतजाम करो। अपनी हर ज़रूरत के लिए रागिनी को आकाश से ही बात करनी पड़ती थी। एक बार होली का मौका था तो आकाश पीहू को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर बाजार ले गया, लेकिन वहाँ उसने बहुत सारी चीज़ें रागिनी के लिए भी खरीदी। होली का मौका था, रागिनी को विनय की बहुत याद आ रही थी। वह होता तो अपनी बेटी को ले जाकर बहुत सारी शॉपिंग करवाता। इस बार विनय ने पैसे भी नहीं भेजे थे। बहन की शादी थी, इसलिए सारा पैसा मीना के अकाउंट में ही जाता था। रागिनी को अपने सामान के लिए आकाश को ही बोलना पड़ता था। रागिनी ने विनय से अब कुछ बोलना ही छोड़ दिया था। बस वह एक बात ही बोलती थी कि विनय कब आएंगे। अब 3 साल बीत गए हैं। बस 1 महीने की मोहब्बत और 3 साल का इंतजार। अब वह थक चुकी थी। जब होली आई तो आकाश पीहू को लेकर शॉपिंग पर गया। वहां रागिनी के लिए भी ढेर सारा शॉपिंग करके आया। आकाश ने शॉपिंग वाली बैग रागिनी की तरफ बढ़ाकर कहा, इसमें क्या है। आकाश कहने लगा, होली का सूट है आपके लिए और चूड़ियां भी हैं। वह कहने लगी, मैं आपसे यह सब नहीं ले सकती। वह कहने लगा, विनय ने पैसे भेजे थे। रागिनी कहने लगी, झूठ मत बोलिए, विनय मुझसे कह चुका है कि वह पैसे नहीं भेजेगा। श्रुति की शादी और सारे पैसे माँ के अकाउंट में ही भेज गया। सुनकर आकाश ने नजरें फेरा। कहने लगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा यदि होली में आप लोग नए कपड़े नहीं पहनेंगे। पहनेंगे तो इसे रख लीजिए, मेरी तरफ से छोटा सा उपहार समझे। वह कहने लगी, इतने एहसान करेंगे मुझ पर। कहने लगा, एहसान नहीं है, उपहार है। आकाश ने शॉपिंग बैग उसे पकड़ा दिया। इस वक्त पीहू आकाश को पापा पापा कहने लगी। मैं कहने लगा कि जान जाओ आप अपनी माँ के पास। यह सुनकर रागिनी को हैरत का झटका लगा। उसने पीहू के माथे पर चूम लिया। पूरे हाथ उसके चूड़ियों से भरे थे। नन्हे मुन्ने हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। हाथ में कपड़े का थैला पकड़ रखा था। उसने उठाकर पीहू को रागिनी की गोद में दिया। रागिनी अब समझ गई थी कि पीहू पापा क्यों कहती है और किसको कहती है। रागिनी जो कमरे में आई और शॉपिंग बैग खोलकर देखा तो बहुत सुंदर सूट था, साथ में चूड़ियां भी थी, कानों में पहनने वाली बालियां देखकर लग रहा था बड़े दिल से शॉपिंग की गई है। रागिनी को होली पर वही सूट पहना था। मीना को तो परवाह न थी कि रागिनी ने क्या पहना है क्या नहीं। वह बस अपने बेटे से पैसे बटोरने के चक्कर में लगी रहती थी। विनय यह नहीं है कि विनय वह नहीं है। दामाद के लिए दुबई से ब्रांडेड कपड़े भेजो, इज्जत का सवाल है। विनय थक चुका था। उसने एक ठीक ठाक रकम अपने अकाउंट में रखी थी, क्योंकि 1 साल बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और 1 साल बाद उसे वापस आकर सबसे पहले घर खरीदना था और फिर सारी जिंदगी रागिनी को खुशियाँ देनी थी। रागिनी खुश रहने लगी थी। अपनी हर जरूरत के लिए उसे आकाश से कहना पड़ता था। कई बार वह बाजार का बहाना करके आकाश के साथ मोटरसाइकिल पर भी जाने लगी थी। आकाश, मुझे और पीहू
को शॉपिंग पर ले जाता, छोटी-छोटी चीज़ें दिला देता, खाना खिला देता, कभी पार्क में जाकर बैठ जाता। पीहू पार्क में खेलती रहती और वह दोनों बातें करते रहते। बातों ही बातों में पता नहीं चला कब रागिनी का दिल विनय से हटकर आकाश के नाम पे धड़कने लगा। वह कम कमाता था, लेकिन जो कमाता था बिना किसी लालच के रागिनी और पीहू पर खर्च कर देता था। उसकी ज़िम्मेदारी तो नहीं थी, लेकिन निभा रहा था। वह एक था विनय, जो उसका पति था, उसे ना समय दे सकता था, ना कोई ज़िम्मेदारी पूरी कर सकता था, क्योंकि उसके पैसे पर अगर किसी का हक था तो मीना का था। हर चीज़ पर कब्ज़ा किए रहती थी। 1 साल बाद जब विनय ने कहा कि वह वापस आ रहा है, तो रागिनी को आने की ना तो खुशी हुई, ना ही दिल में ऐसी कोई तड़प महसूस हो रही थी। विनय आया तो बड़ी खुशी से रागिनी की तरफ बढ़ा, लेकिन सामने से रागिनी का रूखा रवैया देखकर चुप सा हो गया था। उसे महसूस हुआ जैसे वह नाराज़ है। बहुत सारे उपहार लाया था अपनी बेटी के लिए, रागिनी के लिए, लेकिन रागिनी ने कहा कि ऐसा करो, श्रुति को दे दो, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे इन कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। विनय कहने लगा कि क्या मतलब है, श्रुति के लिए अलग से लाया हूँ, मैं अपनी पसंद से लाया हूँ तुम्हारे लिए। मुझे लगा था कि तुम फ़ौरन उसे पहनोगी। वह कहने लगी, विनय मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, मुझे अब आदत नहीं रही। विनय उसे करीब होने की कोशिश करता तो वह बहाने बनाने लगती। 8 दिन में विनय को समझ में आ चुका था कि रागिनी उसे ना पास आने देती है, ना वह तड़प उसकी आँखों में नज़र आती है जो जाते समय थी। समझ नहीं पा रहा था कि इसे क्या हुआ है, मामला क्या है। लेकिन जब आकाश के मिलने आया तो रागिनी के चेहरे पर खुशी के रंग देखकर विनय को ज़ोर से धक्का लगा और फिर पीहू भागते हुए आकाश के पास गई। पापा, वह कहती उसके लिपट गई। उसने पीहू को गोद में उठाकर कहने लगा, पापा की जान कैसी हो? विनय को लगा कि जैसे क्षण से अंदर से कुछ 8 दिन हो गए थे उसे इंडिया आए हुए, लेकिन पीहू ने एक बार भी उसके पापा कहकर नहीं कहा, बल्कि उसकी गोद में भी नहीं बैठी थी। वह प्यार से उसे गोद में बैठाता, उसे चूमता तो उसकी गोद से उतर जाती, जैसे कि किसी अजनबी इंसान की गोद से उतर जाता है। बिना कहे विनय बहुत कुछ समझ गया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। आकाश और रागिनी ने उसे कह दिया कि वह एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि जिस समय रागिनी को विनय की ज़रूरत थी उस समय आकाश उसके पास था। जिस वक़्त उसकी बच्ची बीमार हुई थी, उससे आकाश ने ही सँभाला था। जब होली-दिवाली का मौका आता था, तो आकाश ही उसकी पत्नी और बच्चों को शॉपिंग कराता था। इस तरह से आकाश विनय की जगह ले चुका था। सिर्फ़ एक कागज़ी बंधन था, जिसे रागिनी तोड़ने के लिए उससे कह रही थी। कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ भी इस सैलरी पर गुज़ारा कर लेती, जिस पर आज मैं आकाश के साथ करूँगी। इसलिए कि मुझे पति का प्यार चाहिए था, उसका साथ चाहिए था, पैसा नहीं। अब तुमने जो कुछ कमाया है अपनी माँ-बहन के लिए कमाया है। मुझे भेजते थे वह तुम्हारी माँ मुझसे छीन लेती थी। विनय कहने लगा कि आकाश, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? वह कहने लगा कि धोखा मैंने नहीं किया। पैसे कमाने का शौक तुम्हें था, तुम दुबई गए थे, मैं तो तुम्हें रोका था। अभी कुछ साल रुक जाओ, लेकिन तुम्हें पैसे कमाने थे जो तुमने कमा चुका। रागिनी के जिद पर विनय ने उसे डिवोर्स दे दिया। वह माँ बहन जिनके खातिर वह प्रदेश में रहा और उसे बुरा भला कह रही थी। अपना घर तो तुमने बसाना चाहिए था, पत्नी को तो पति की ज़रूरत होती ही है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मिलते हैं ऐसे एक मोटिवेशनल नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।